अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में सीखेंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट इधर ग्रीन लाइन में लिखी हुई है। व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब एक भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन द फर्स्ट, तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इन दो फोर्सेज का जो मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसको सीखते हैं एक एग्जांपल से। ये एग्जांपल दी गई है, ब्लैक कलर से मैंने अर्थ को रिप्रेजेंट किया है और इस ग्रीन कलर से मून को। तो ज़मीन फोर्स लगाएगी चांद पर और चांद फोर्स लगाएगा ज़मीन पर। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जितनी फोर्स से ज़मीन चांद को अपनी तरफ खींचेगी उतनी फोर्स से चांद ज़मीन को अपनी तरफ खींचेगा, और इस कानून के मुताबिक इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं तीर की लंबाई से। तो ये जो फोर्स है जो ज़मीन ने लगानी है चांद पर, इसको मैंने लिखा है FME। इट मीन्स फोर्स ऑन मून बाय अर्थ। तो कितनी फोर्स से चांद को खींचा है ज़मीन ने, उसका नीले रंग का तीर मैंने बनाया, ये इतने मैग्नीट्यूड से इसको खींचा और ये डायरेक्शन शो करती है। इतने ही जितनी फोर्स लगाई है ज़मीन ने चांद पर उतनी ही फोर्स लगाएगा चांद ज़मीन पर। तो ब्लैक कलर का ये जो एरो है ये फोर्स ऑन अर्थ बाय मून, FEM मीन्स फोर्स ऑन अर्थ बाय मून। तो चांद ने भी उतनी ही फोर्स से खींचा ज़मीन को जितनी फोर्स से ज़मीन ने चांद को खींचा था, इसलिए ये जो ब्लैक एरो है इसकी लंबाई मैंने ये रेड एरो के बराबर ही रखी है। तो लेंथ इनकी सेम है, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो न्यूटन थर्ड लॉ को हमने इस एग्जांपल में देखा। एक और इस चीज़ में ऐड कर दूँ इसमें कि ये जो चांद है ये मैंने ग्रीन कलर का जो बनाया हुआ, इसकी जगह एप्पल भी हो सकता है, जो फेमस एग्जांपल है एप्पल और अर्थ सिस्टम की। उस सूरत में क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई अर्थ और एप्पल के दरमियान कौन सी फोर्सेज हैं। तो ज़मीन सेब को अपनी तरफ खींचेगी कुछ फोर्स से, अगर इधर एप्पल है उतनी ही फोर्स से एप्पल ज़मीन को अपनी तरफ ऊपर खींचेगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब ज़मीन तो ऊपर आती नहीं है, एप्पल नीचे आ जाए, तो उसकी वजह यह है कि भाई एप्पल का मास बहुत कम है, ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है। तो और जितनी फोर्स से एप्पल ज़मीन को खींच रहा है वो नाकाफ़ी है ज़मीन को ऊपर उठाने के लिए, इसलिए एप्पल तो नीचे आया था, ज़मीन ऊपर नहीं जाती। न्यूटन के सेकंड लॉ में हम F=m में उसमें फ्यूचर में प्लेलिस्ट बनाएंगे, इस प्लेलिस्ट में वीडियो करेंगे, उसमें बताएंगे कि F=m में इक्वेशन के मुताबिक जब एप्पल ज़मीन को अपनी तरफ अर्थ को ऊपर फोर्स लगाता है कुछ फोर्स, अगरचे वो फोर्स जो है वो बहुत कम है, लेकिन वो फोर्स ज़मीन के अंदर एक एक्सेलेरेशन पैदा करती है, वो एक्सेलेरेशन बहुत कम है। तो एप्पल भी ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है, ज़मीन भी एप्पल को अपनी तरफ खींचती है, दोनों एक दूसरे को एक जितनी फोर्स से खींचते हैं दोनों की फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। लेकिन ये जो फोर्स है ये एप्पल को तो नीचे गिरा सकती है, नीचे ला सकती है, लेकिन ज़मीन को ऊपर नहीं खींच सकती, इसका मैग्नीट्यूड कम होता है। बहरहाल ये अर्थ में कोई ना कोई एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करती है। उस एक्सेलेरेशन को फाइंड करने के लिए F=ma इस इधर इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। F की जगह वो फोर्स पुट करेंगे जिससे एप्पल ने ज़मीन को अपनी तरफ ऊपर खींचा, m की जगह अर्थ का मास होगा और फिर एक्सेलेरेशन उधर से फाइंड कर लेंगे। तो अर्थ मास सिस्टम, अर्थ जो है और मून का सिस्टम में न्यूटन थर्ड लॉ को देखा, और एप्पल और अर्थ के सिस्टम में न्यूटन थर्ड लॉ को देखा। इधर समरी लिखी हुई है कि भाई फोर्स ऑन मून बाय अर्थ, के भाई चांद पर जो फोर्स लगानी जो ज़मीन ने वो बराबर है फोर्स ऑन अर्थ बाय मून, जितनी कि चांद ने ज़मीन पर लगाई है फोर्स। ये माइनस का साइन जो है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। इधर से एक बात हमने सीखी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स, कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस दुनिया में आपको सिंगल आइसोलेटेड फोर्स मिले। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर आपको कह रहा है कि भाई किसी बॉडी को दिखाया जा रहा है इस यूनिवर्स में और बताया जा रहा है इस बॉडी पर, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी हो उस पर इस तरह फोर्स लग रही है, बस यही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो हमने न्यूटन थर्ड लॉ से ये सीख लिया कि अगर इस पर इस तरफ कोई फोर्स लग रही है तो ज़रूर
इस पर कोई फोर्स लगा रहा है बॉडी, तो इस पर ये फोर्स लग रही है, तो जो बॉडी इस पर फोर्स लगा रहा है उस पर ये बॉडी भी फोर्स लगाएगी। जिस बॉडी ने इस चीज़ को इस तरफ खींचा, फॉर एग्जांपल इस तरफ खींचा, ये बॉडी भी उस चीज़ को अपनी तरफ इस तरफ खींचेगी। तो सिंगल आइसोलेटेड फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता। अगर आपको कोई एक फोर्स दिखा रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई दूसरी फोर्स भी होगी, क्योंकि इस बॉडी को अगर किसी चीज़ ने अपनी तरफ खींचा है तो ये बॉडी भी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी। तो सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नहीं है। अगर कोई भी दूसरे अल्फाज में अगर आपको कोई फोर्स दिखा रहा है तो अगर उसे आप लें एज ए एक्शन, तो उस फोर्स का रिएक्शन इस यूनिवर्स में ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा, चाहे आप उसे नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये अलग बात है। न्यूटन के थर्ड लॉ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। इन जनरल वो ये कोई भी बॉडी ए हो, ये इस बॉडी का मास मैंने कम रखने के लिए इस बॉडी को साइज़ इसका छोटा रखा है, ये ब्लैक सा छोटा सा सर्कल, ये बॉडी ए है और कोई भी दूसरी बॉडी बी है, ये बॉडी इसका मास ज़्यादा है इसलिए इसका साइज़ मैंने बड़ा रखा है शो करने के लिए। ये बॉडी ए इसको बॉडी बी अपनी तरफ खींचेगी, फोर्स ऑन ए बाय बी, इसका ये मतलब एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए बाय बी, और बॉडी बी को बॉडी ए अपनी तरफ खींचेगी फोर्स ऑन बी बाय ए। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से अपनी तरफ खींचेंगे, यानी दोनों की फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम शो करने के लिए मैंने तीरों की लंबाई को बराबर रखा। ग्रीन कलर का जो एरो है उसकी लेंथ उतनी है जितनी कि रेड कलर के एरो की है। तो इधर लिख दिया कि बॉडी ए पर बी ने जितनी फोर्स लगानी है वो रेड कलर से शो की गई है, उतनी ही फोर्स से बॉडी बी को ए ने अपनी तरफ खींचा। माइनस का साइन इधर लगाया ब्लू कलर का, ये चीज़ शो करता है कि भाई ये जो फोर्सेस हैं दे इज़ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, ये एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में अमल कर रही हैं। एक बात अहम जो है इसमें नोट करने वाली वो ये है कि मास अगरचा बॉडी ए का उससे कम है, कई गुना कम है, मिसाल के तौर पर 10 गुना कम है, लेकिन फोर्स बराबर से ही खींच रहा है। ये अगरचा ये नॉन इंट्यूटिव है, लेकिन ये न्यूटन्स के जो थर्ड लॉ है इसने तो कह दिया कि एक्शन का रिएक्शन बराबर होगा। इस चीज़ की जो सबूत उसमें न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी मौजूद है, जिसका फार्मूला ये है F इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो कोई भी बॉडी m1 हो, ये फॉर एग्जांपल ये m1 है, कोई भी बॉडी m2 हो, ये m2 बॉडी है, इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है, उसका स्क्वायर कर लें, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G। अच्छा, ये फोर्स है F, ये कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जिससे ये बॉडी B बॉडी A को अपनी तरफ खींचेगा और बॉडी A B को खींचेगा। यानी इस फार्मूले से दो बॉडीज़ एक दूसरे को कितनी फोर्स से निकाल लेंगे, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। जब दोनों के लिए फार्मूला एक है और इस फार्मूले में m1 चाहे कम हो चाहे m2 ज़्यादा हो या m2 कम हो m1 ज़्यादा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बॉडीज़ के लिए फार्मूला ही एक है, दोनों एक को एक जितनी फोर्स से खींचेंगे चाहे एक का मास कम हो। इसलिए जो एप्पल था अगरचे उसका मास अर्थ से बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वो अर्थ को उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ अटैक करेगा, उतनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा जितनी फोर्स से अर्थ एप्पल को खींच रही थी। एक और चीज़ इसमें रह गई है, वो ये है वी डोंट मीन टू इम्प्लॉय दैट एक्शन समहाउ कॉजेज द रिएक्शन। एक मिसकंसेप्शन है इसके बारे में कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को जो बयान किया जाता है, एक्शन रिएक्शन का वर्ड इतनी दफ़ा यूज़ कर लिया जाता है कि ऐसा लगता है सुनने वालों को कि पहले फोर्स हुई एक्शन और फिर उसका प्रोड्यूस हुआ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इस तरह बयान किया जाए कि भाई बॉडी बी ने बॉडी ए को अपनी तरफ खींचा रेड फोर्स से, ये है एक्शन, तो इसका रिएक्शन ये होगा कि बॉडी बी को बॉडी ए भी खींचेगा। तो इस तरह समझा जाता है कि पहले एक्शन हुआ फिर उसके बाद रिएक्शन हुआ। असल में ऐसा नहीं है, एक्शन और रिएक्शन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, इनफैक्ट इट इज़ अ म्यूचुअल इंट्रैक्शन। तो हेलिडेराजनी की बुक में उन्होंने कहा कि म्यूचुअल इंट्रैक्शन है, ये नहीं कि पहले एक्शन हुआ बाद में रिएक्शन हुआ, ऐसा नहीं है, एक्शन और रिएक्शन एट अ सेम टाइम है। हमने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक को एक्शन कह दिया दूसरे को रिएक्शन कह दिया। एक्शन और रिएक्शन के नाम बदले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है कि अगर बॉडी ए को बॉडी बी ने अपनी तरफ खींचा, ये एक्शन है, तो उसका रिएक्शन ये होगा कि बॉडी बी को बॉडी ए अपनी तरफ खींचेगा। अगर किसी ने इस तरह एक्सप्लेनेशन दी है तो एक उसकी दूसरी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये भी है
कि ये जो ग्रीन वाली है इसको एक्शन कह दिया जाए और रेड वाली रिएक्शन हो जाए। जहाँ पहली वाली ये थी कि रेड वाली को एक्शन कहा था, ग्रीन वाली को रिएक्शन किया दिया जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको एक्शन कहते हैं, किसको रिएक्शन कहते हैं। और ये भी बात नहीं ठीक कि भाई पहले एक्शन होता है, बाद में उस टाइम लगता है, फिर पता चलता है वो दूसरी बॉडी ने रिएक्शन करना है। एक्शन एंड रिएक्शन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, इट इज़ इन फैक्ट अ म्यूचुअल इंट्रैक्शन। ये म्यूचुअल इंट्रैक्शन है, ये एट अ सेम टाइम ही होता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन के बारे में हमने सीख लिया। न्यूटन के थर्ड लॉ में लफ्ज़ एक्शन और रिएक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए कि भाई एक्शन किस पे हो रहा है, रिएक्शन किस पे हो रहा है। इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल ली हैं। ये सारी एग्जांपल हेलिडे रेजनिक की बुक है 5th एडिशन, उधर से ली गई हैं। तो इसमें लिखा हुआ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। एक्शन और रिएक्शन जो है एक बॉडी पर नहीं होता। तो अगर आपको एक बॉडी दिखाई जा रही है और उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं और आपसे पूछा जाए कि इसमें से एक्शन कौन सा, रिएक्शन कौन सा, तो आप कहेंगे ये गलत है, क्योंकि एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। दो डिफरेंट बॉडीज़ होंगी, एक बॉडी पे एक्शन होगा, दूसरी पे रिएक्शन होगा। हाँ, ये बात है कि आप उन दोनों फोर्सेस में एक्शन जिसको मर्जी कह लें और जिसको मर्जी रिएक्शन कह दें, ये आपकी मर्जी है कि इन दो बॉडीज़ पे किसको रिएक्शन कहते हैं, किसको एक्शन कहते हैं, लेकिन होगा ये डिफरेंट बॉडीज़ पे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल है फोर्स ऑन बुक ड्यू टू टेबल। ब्लैक कलर का टेबल है ये, इस पर ब्लू कलर की बुक है। तो किताब पर फोर्स लगेगी, कौन फोर्स लगाएगा किताब पर? टेबल लगाएगा। तो किताब पर फोर्स लगेगी टेबल की वजह से। अगर आप इसे एक्शन कहते हैं तो इसका रिएक्शन ये होगा कि अब टेबल पर फोर्स लगेगी किताब की वजह से। तो हमने एक्शन रिएक्शन इधर से सीख लिया। इसे दोबारा देखें कि भाई ये ब्लैक कलर का टेबल है, इस पर ब्लू कलर की बुक है। तो एक्शन ये है कि फोर्स ऑन बुक ड्यू टू टेबल, किताब पर फोर्स लगेगी टेबल की वजह से, कॉन्टैक्ट फोर्स। और उसका रिएक्शन फिर ये होगा कि टेबल पर फोर्स लगेगी किताब की वजह से। इन दोनों को आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे भी एक्शन कह सकते हैं। मैं पहले कह दिया एक्शन और रिएक्शन आप जिसे मर्जी कह सकते हैं। ये जस्ट आप एक्सप्लेन करने के लिए, हकीकत में तो ये म्यूचुअल इंट्रैक्शन है दोनों का। दूसरे एग्जांपल देखें, फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ। हम पहले हमने देख चुके हैं कि भाई चांद पर फोर्स लगाएगी ज़मीन। अगर ये एक्शन है जिसको मैंने इस तीर से ग्रीन कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका रिएक्शन होगा कि ज़मीन को खींचेगा चांद अपनी तरफ। ये एक्शन होगा रिएक्शन। इस चीज़ में आप देख सकते हैं इसमें एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट बॉडीज़ पर है। फॉर एग्जांपल एक्शन है चांद पर फोर्स लगेगी ज़मीन की वजह से, ग्रीन कलर का ये एक्शन है। चांद पर फोर्स लग रही है, ये एक्शन है। तो मैंने इसका रिएक्शन लगा कि ज़मीन पर फिर फोर्स लगाएगा चांद, ये रिएक्शन है। दोबारा फिर मैं कहता हूँ इन दोनों में से एक्शन रिएक्शन आप जिसे मर्जी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर जो लिखा हुआ है, इधर मैंने रिएक्शन की हेडिंग बनाई है, आप इसे एक्शन कह के इसे रिएक्शन कह सकते हैं। तो एक्शन रिएक्शन के नाम चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन एक बात है हम जो है कि ये होंगे टू डिफरेंट बॉडीज़ पे। तीसरी जो एग्जांपल है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड शेल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इनके दरमियान फोर्स होगी जिसे कूलम्स लॉ से आप फाइंड कर सकते हैं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्केयर, वेयर Q1 एंड Q2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। K है कूलम्स कांस्टेंट है। अच्छा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, तो ये टू अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अटैक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है न्यूक्लियस की वजह से। अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन ये होगा कि न्यूक्लियस पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल है चौथी, वो है बेसबॉल, फोर्स ऑन बेसबॉल बाय बैट, कि बेसबॉल पर बैट फोर्स लगाएगा, ये एक्शन है। तो इसका रिएक्शन होगा कि बैट पर फोर्स लगेगी बेसबॉल की वजह से। तो इन सारे एग्जांपल में आपने देखा कि एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट बॉडीज़ पे था, एक बॉडी नहीं थी इनमें इन्वॉल्व, टू बॉडीज़ थे। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में मज़ीद और डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। इंसान के चलने की जो एग्जांपल है कि हम कैसे आगे मूव करते हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया इधर। ये ग्राउंड है फॉर एग्जांपल, और मैंने ग्राउंड को शो करने के लिए ब्लैक कलर का बनाया, उसके ऊपर ग्रीन कलर के क्रॉस लगाए हुए हैं। इसे ये ग्रास भी कह लें या एक ग्राउंड कह लें। आप इस तरफ अगर मूव कर रहे हैं जिस तरफ मैंने एरो की डायरेक्शन बनी, तो इस प्रोसेस को देखते हैं। ज़मीन पर आप फोर्स लगाएंगे, ये जो इधर आदमी बनाया गया ये ज़मीन पर फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रेड कलर की एरो से मैंने उस फोर्स को रिप्रेजेंट किया जो इस बंदे ने ज़मीन पर पीछे की तरफ लगाई है फोर्स। तो ये जो ग्राउंड है ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा इस बंदे पर आगे की तरफ, एक्शन का रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से मूव करेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इधर नहीं है,
कि ये ग्राउंड है ये बड़ा स्लिपी है, इस पर कोई ना कोई ऑयल है गिरा हुआ है, ऐसी चीज़ है जिसने फ्रिक्शन इस आदमी के पाँव और ग्राउंड के दरमियान बहुत कम कर दिया, तो ये होगा कि फिर फ्रिक्शनल फोर्स जो आगे की तरफ अप्लाई होनी है वो बहुत कम होगी, इसलिए वो आगे सही तरह मूव नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा या सही तरह मूव नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा कम फ्रिक्शन होगी है तो आप उधर ही फिरते रहेंगे। फॉर एग्जांपल एक टायर को घुमाएं इधर और वो टायर तो ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलेगा, लेकिन इधर फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो होगी तो वो टायर इधर ही घूमता रहेगा। तो फ्रिक्शन अगर नहीं होगी तो आप आगे नहीं जा सकेंगे, अगर फ्रिक्शन है तो फिर आपने जो पीछे फोर्स लगाई है उसका रिएक्शन आगे की तरफ आप ज़रूर मूव करेंगे। दूसरी एग्जांपल ये है, एक दरिया या नहर है, इसको मैंने ब्लैक कलर की इसकी बाउंड्री बना दी, इसके अंदर पानी को मैंने नीले रंग से शो कर दिया है। एक बोट है, कश्ती है, और इधर कोई ना कोई स्टूल है या कोई ना कोई चीज़ है जिससे आपने कश्ती से उतर के साहिल पर आना है, समुंदर से या दरिया के किनारे आना है, तो इसको मैंने इस टूल से बना दिया, टेबल से। अगर ये एक जो इधर बनाया गया है, बंदा बनाया गया है जो ग्रीन कलर का, ये कोई भी बॉडी है, अगर इसने इस बोट से इधर आना है किनारे पर, तो वो जब कश्ती बिल्कुल करीब आ जाएगी तो इसकी तरफ आगे बढ़ेगा, तो अपने एक पाँव से कश्ती को पीछे की तरफ धकेलेगा, फोर्स लगाएगा। इसे कहते हैं फोर्स ऑन बोट। रेड कलर के एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फोर्स ऑन बोट पीछे की तरफ लगेगी, तो बोट इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। फोर्स ऑन बॉय, ये बॉय जो इधर बनाया गया, इसमें अहम बात ये नोट करने वाली है कि अगर कश्ती के नीचे जो है वो है पानी, तो फ्रिक्शन तो वैसे कम ही है, बोट और पानी के दरमियान फ्रिक्शन कम ही है। तो अगर ये फासला थोड़ा सा ज़्यादा है, किनारे से थोड़ा सा फासला ज़्यादा है, तो अगर आप फोर्स लगाएंगे पीछे की तरफ बोट पर, लेकिन बोट के नीचे जुड़ा हुआ, बोट के बेस के साथ जुड़ा हुआ पानी, तो फ्रिक्शन बहुत कम है, तो बोट तो आपको रिएक्शन फोर्स उतनी नहीं प्रोवाइड कर सकेगी, तो ये कश्ती तो पीछे चले जाएगी, आपका पाँव इस किनारे पर नहीं आ सके तो आप दरमियान में गिर जाएंगे। तो सेफ़ यही है कि इसके जब करीब आ जाएं तो फिर इस तरह आप किनारे पर आएँ, फिर फोर्स लगाएं पीछे की तरफ और ये आपको आगे की तरफ धकेलेगी। एक और एग्जांपल है इसकी जो काफ़ी ज़्यादा बुक्स में डिस्कस हुई है, ये क्या है, रॉकेट में से गैसेस जो हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेल होती हैं, रॉकेट गैसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेल करता है, ये अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन ये होगा, ये गैसेस कि भाई इंजन रॉकेट आप ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है एक्शन के रिएक्शन के तौर पर। लास्ट जो एग्जांपल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके दो हिस्से हैं, इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे लास्ट एग्जांपल पर, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये सारी एग्जांपल बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई है बुक्स में, ये वाली एग्जांपल रॉकेट वाली, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है, ये एग्जांपल है अर्थ है, ये ब्लैक कलर की अर्थ बनाई है, अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया ब्लैक लाइन से, अर्थ के ऊपर ब्लू कलर का टेबल है और टेबल के ऊपर ग्रीन कलर की बुक है। ये एग्जांपल दी जाती है बुक्स में और इसको प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल 9th क्लास की बुक में लिखा हुआ है कि भाई टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये एक्शन है, और बुक पर टेबल ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है जिसे रिएक्शन कहते हैं, तो ये एक्शन का रिएक्शन हो गया। ये जो बात है वो गलत लिखी गई है, क्योंकि इस सिस्टम में 4 फोर्सेज हैं, 4 फोर्सेज हैं, उनको सेपरेटली एनालाइज करेंगे और फिर 4 फोर्सेज में से हम 2-2 फोर्सेज के 2 जोड़े बनाएंगे, 2 पेयर बनाएंगे और बताएंगे इनमें एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सा है। एंड पे हम दोबारा फिर कंक्लूड करेंगे कि भाई ये जो बात कहते हैं कि भाई बुक का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये एक्शन है, तो फिर रिएक्शन ये होगा कि टेबल बुक पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ये गलत है। कैसे गलत है आप देखें, इस सिस्टम को मैंने इसके 2 हिस्से किए, ये बुक है ये ग्रीन कलर की, इसको मैंने इधर शो कर दिया ग्रीन कलर की बुक, और अर्थ ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई थी, कर्व सिर्फ बनाई थी, उसको पूरा मैंने प्रॉपरली अर्थ बना दिया। तो पहली जो बात की जाती है कि किताब का वज़न नीचे की तरफ अमल कर रहा है, ये अगर एक्शन है, किताब का वज़न नीचे की तरफ अमल कर रहा है, ये एक्शन है, तो वेट एक्शन है। वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ बुक को अपनी तरफ खींचती है। बाय डेफिनेशन वेट इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडीज टुवर्ड इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ डिफरेंट बॉडीज़ को अर्थ अट्रैक्ट करती है, ये बाय डेफिनेशन है वो वेट की। तो ये तो बाय डेफिनेशन हो गया, वज़न वो फोर्स है जिससे ये ज़मीन किताब को अपनी तरफ खींच रही है। अगर ज़मीन अब किताब को अपनी तरफ खींच रही है, ये एक्शन है, तो उसका रिएक्शन ये होगा कि किताब ज़मीन को अपनी तरफ खींचेगी। तो वेट किताब का ये फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑन बुक बाय अर्थ।
कि किताब पर ज़मीन फोर्स लगा रही, इसका रिएक्शन ये होगा कि ज़मीन पर किताब फोर्स लगाएगी। तो वेट जो उन्होंने लिखा हुआ है किताबों में, जिस भी किताब में ये लिखा हुआ है कि वेट अगर एक्शन है तो रिएक्शन टेबल वाला होगा, वो गलत बात है। अगर ये वेट एक्शन है, बुक का वेट अगर एक्शन है तो फिर उसका रिएक्शन ये होगा कि भाई किताब ज़मीन को अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि वेट वो फोर्स है जिससे ज़मीन किताब को खींच रही थी। तो इसका रिएक्शन ये होगा कि ज़मीन को किताब खींचेगी। तो एक बात इधर से ये क्लियर होगी। अब एक और चीज़ देखें, दूसरा मैंने सिस्टम ये रखा कि जो ग्रीन कलर की बुक है और एनालाइज करना है अब ब्लू कलर के टेबल को, तो इसको मैंने इनलार्ज करके इधर बना दिया। ये ग्रीन कलर की बुक है और ब्लू कलर का टेबल है। अब अर्थ को नहीं हम कंसिडर कर रहे। इसमें फोर्सेस वो है कि भाई ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई किताब की वजह से टेबल पर फोर्स लगेगी, कॉन्टैक्ट फोर्स है ये, फोर्स ऑन टेबल बाय बुक FTB। ये अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन ये होगा कि बुक पर फोर्स लगेगी टेबल की वजह से, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन बुक बाय टेबल। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप इस फोर्स को एक्शन कहते हैं कि भाई टेबल पर किताब की वजह से फोर्स लग रही है, तो ये टेबल पर लग रही है, नीली बॉडी पर लग रही है, नीली। तो इसका रिएक्शन ये होगा कि ग्रीन बॉडी जो कि बुक है उस पर फोर्स लगेगी टेबल की वजह से। तो एक्शन रिएक्शन 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे हो गया। इधर भी देख लें, अगर एक्शन फोर्स ये है कि इस किताब को ज़मीन खींच रही है अपनी तरफ जो कि उसका वज़न है, तो ये अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन दूसरी बॉडी अर्थ पे होगा कि भाई अर्थ को ज़मीन खींचेगी। इस केस में भी एक्शन और रिएक्शन 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे हैं। तो हमने सीख लिया, ये सारा मैंने तो लिख दिया, फोर्स ऑन बुक बाय अर्थ, कि भाई किताब पर फोर्स अगर अर्थ लगाती है उसका रिएक्शन ये होगा कि फोर्स ऑन अर्थ बाय बुक। ये माइनस का साइन इंडिकेट करा कि ये दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। इसके बाद मैंने लिखा कि फोर्स ऑन बुक बाय टेबल बराबर होगी फोर्स ऑन टेबल बाय बुक। जितनी फोर्स लग रही है टेबल पर बुक की वजह से, उतनी फोर्स लगेगी बुक पर टेबल की वजह से, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। हमने इन एग्जांपल से देख लिया एक्शन रिएक्शन 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कैन नेवर बी ऑन द सेम बॉडी। वो जो उन्होंने बात की थी मुख्तलिफ डिफरेंट बुक्स में, तो ये बात कि भाई वज़न अगर एक्शन है, बुक का वेट एक्शन है, तो उसका रिएक्शन होगा, बुक पर रिएक्शन फोर्स लगेगी टेबल की वजह से। इसको एक और तरीके से साबित किया जा सकता है, ये गलत है। वो ये है कि भाई अब वो कहते हैं कि बुक का वेट जो है एक्शन है, मतलब बुक का वेट है, बुक पर फोर्स लग रही है, तो बुक पर फोर्स लगी एक्शन। और दूसरा कहते हैं कि बुक पर टेबल फोर्स लगाएगा रिएक्शन, और रिएक्शन फोर्स भी बुक पर लग रही है, एक्शन फोर्स भी बुक पर लग रही है। ऐसा नहीं हो सकता, एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पर हो ही नहीं सकते थे। ये जो वो कहते हैं कि भाई वज़न एक्शन है तो रिएक्शन ये होगा कि टेबल बुक पर फोर्स लगा, इस सूरत में एक्शन और रिएक्शन दोनों बुक पर ही हो रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। एक्शन रिएक्शन कभी एक बॉडी पर नहीं हो सकते। तो इस वीडियो में हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को देखा, डिफरेंट एग्जांपल की, कुछ डेली लाइफ की थी, कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड नहीं थी। ये सिर्फ कोशिश की है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा सा सीखा जा सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप न्यूटन के दूसरे लॉज के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो फ्यूचर में इंशाल्लाह ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पर भी वीडियो बना के इस प्लेलिस्ट में रख दी जाएगी, और इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।